फिरदौस शमीम नकवी साहब। सर जनाब, अब हम बात किए लेते हैं, चूँकि आप भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका रोना हम यहाँ बैठे हुए रो रहे थे। सर, नस्ला का मसला हल हो जाएगा? वो जो पेशेंगोई हमारी थी जिसके बारे में मैं अभी इतनी तमहीद बांध रहा था, गोया अब सब चैन ही चैन है। मैं एक जो है जुमला कहूँगा अली परवेज साहब की, -1.4 से लेके जब 4% होती है तो 5.4% होती है। इन्हीं के हिसाब से 4 लाख नौकरी 1% इजाफे से होती है, तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल 22 लाख नौकरियों का इजाफा होना चाहिए और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हुआ। अब आते हैं, और मैं इनके बाकी का भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जी आप रुक जाइए ना, मैंने आपको आप ही का हिसाब आपको समझा दिया। अब आइए नस्ला के टावर। सबसे पहले मसला ये है जो मैं समझता हूँ कि सज़ा उसको होनी चाहिए जिसने बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी। दूसरी, उसकी सज़ा होनी चाहिए जिसने बिल्डिंग के दौरान अगर कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई, उसको सज़ा होनी चाहिए। तीसरी, बिल्डर को भी सज़ा होनी चाहिए इससे कि उससे फ़ायदा उठाया। जिसको सज़ा नहीं होनी चाहिए वो ख़रीदार को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उन लोगों को जिन्होंने उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट ख़रीदे उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की NOC देख के ख़रीदा है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगाई है, और जब उसने ख़रीदा था और आज की कीमत में वो डबल भी हो गई होंगी या 1.5 टाइम्स हो गई होंगी। 7 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की। तो ये एवरेज ग्रोथ रेट है इस मुल्क के अंदर। और मैं करीम ख्वाजा साहब से, ये बैरिया टाउन वालों ने ज़मीन किस दाव से ली थी, किस हिसाब से सिंध गवर्नमेंट ने इतनी सस्ती ज़मीन दी, तो सज़ा तो सिंध गवर्नमेंट के लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने बैरिया टाउन को 50 रुपये गज मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीन थी जिसके ऊपर वो खुद टेसा टाउन वगैरह लॉन्च कर रहे थे, उसको उन्होंने 12,000 एकड़ दे दी। किसको? मलिक रियाज को। पीछे पार्टनर कौन? आसिफ जरदारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। तो ये उनको सजा दी है। पहले तो ये बताए इतनी सस्ती जमीन दी क्यों मलिक रियाज को? लेकिन सर हम तो यहाँ नस्ला टावर बात कर रहे थे। जी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको नस्ला टावर पे कह दिया कि खरीदार कोई सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि बिल्डर को सजा होनी चाहिए, तो वो जो माफिया है पूरा, बजाय बिल्डर को, सर आपने तो वाज़े अंदाज में कहा, वाशिगाफ अल्फाज में कहा, लेकिन ये बिल्डर माफिया जो है ये तो खुद बिल्कुल मासूम बन करके और सदर से भी मिल रहा है और जो है वो वाइसराय सिंध को भी रिझा रहा है, बिलावल साहब को भी रिझा रहा है। इस माफिया की शान में 2-1 जुमले दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अलादीन पार्क का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा नस्ला टावर, लेकिन मसला एक ही, जब शहर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए तो और कोई आदमी ने नाजायज़ तरीके से उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाया हो, सज़ा देनी चाहिए उस बिजनेसमैन को जिसने कोई गलत काम किया। जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको ज़ाया ना हो, आप ज़रूर सज़ा दीजिए, पेनल्टी लगाइए उस बिल्डर को जिसने कानून तोड़ा, और उसको आप ऐसी करारदाद, ऐसी सज़ा दें कि मिसाल बन जाए। उसको बिहाइंड बार्स डाल दें, उसकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर लें, उसका एसेट्स को आप कन्फिस्केट करें और उसको फिजिकली पनिश कर दें कि तुमने कानून की खिलाफ वर्जी की, तुमने लोगों को धोखाधड़ी की, तुमने जो बिल्डिंग का प्लान अप्रूवल किया था उसके ऐसा ही होगा यहाँ। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा अली परवेज मलिक साहब। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, फिरदौस साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली परवेज मलिक साहब, सर ये मुझे बताइएगा, गो के करीम ख्वाजा साहब की तरफ से इनिशियल एक वजाहत आ चुकी है, फिर भी ये जो अभी इख्तिसार के साथ फरमाया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कि बिल्डर को भी सज़ा मिलनी चाहिए, सर आपको लगता है कि वो बिल्डर जो कभी खसारे में नहीं रहता, एक बिल्डर ने मुझे कहा था कि जहन्नम का पेट और बिल्डर का जो हिर्स और हवस है वो कभी ख़त्म नहीं होती। सर ये बिल्डर माफिया अपने एक साथी, अपने एक खिलाड़ी को कभी हारने देगी? ये जो अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद दगवा देती है, ये जो सदर मुअज़्ज़म को बैठ करके और मामला वन साइडेड पेश करके और अपनी एक प्रेस रिलीज़ जारी करवा देती है, आपको लगता है कि ये दीवाने का ख्वाब कभी पूरा हो सकता है, किसी बिल्डर को सज़ा होना?
देखें आरफीन साहब, मैं सबसे पहले एक वजाहत कर दूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो एक दिन कहता है कि मैं अपनी एमएनए शिप से इस्तीफ़ा दे रहा हूं और दूसरे दिन कहता है मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने जो आपके प्रोग्राम पे एक एक फैक्ट प्रोवाइड किया है मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इन्होंने पता नहीं फिर एक दफ़ा कोई अपना कच्चा हिसाब बना के बता दिया कि यहाँ पे दूध और शहद की कितनी नहरें बह रही हैं। मैं आपसे आज भी वही रिपीट कर रहा हूं कि 3 साल के अंदर इनकी जो ग्रोथ है वो 2% से कम है कि नहीं है, और अगर वो कम है तो मुझे बता दें कि क्या 50 लाख लोग यहां पे बेरोजगार और ज्यादा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये मेरा सवाल था जिसको ये उठा के फिर पता नहीं किसी गोरख धंधे के पीछे ले जाके इन्होंने छुपा दिया। अब आपने ये यहां पे कहा कि क्या बिल्डरों को जो यहां पे आम आदमी के पैसे लेके अपनी यहां पे बड़े बड़े महलात बनाते हैं और उनके साथ दगाबाजी करते हैं, उनको क्या सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने आपको कह रहा हूं बिल्कुल नहीं मिलेगी। मुझे इस केस के बारे में तो चाहे ना मालूम हो क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूं, पर इनकी जो बुनियादी सोच और तरजीह है वो ये है कि इन्होंने उन लोगों को जो इनके खर्चे उठाते हैं उनको नवाजना है, तो ये उसके अंदर किस तरह से उनको सजा दे सकते हैं? इन्होंने क्या चीनी वाले को दे दी, इन्होंने क्या आटे वाले को दे दी, इन्होंने क्या दवाई वाले को दे दी, इन्होंने क्या यहाँ पे जो पोलियो के पैसे लेके चला गया उसको दे दी? क्या इनके जो यहाँ पे बाकी के वजीरात के ऊपर इल्जामात लगे, वो पिंडी रिंग रोड वाले कहां पे गए? जुल्फी बुखारी साहब, वो सरवर साहब, मुझे बताएं मैं कहां से शुरू हूं और कहां पे खत्म हूं? यहां पे जब मुल्क के अंदर वबा की सूरत हाल है, कराची के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा, बिजली मुहैया नहीं है, तो सदर साहब अपने हल्के में नहीं जा सकते, बिल्डरों के साथ एक बंद कमरे के अंदर मीटिंग कर सकते हैं? तो आपको इसके अंदर अपना जवाब खुद ब खुद ही मिल जाना चाहिए कि इनकी क्या तरजीहात है। मैं इसके आगे आपको क्या बताऊं? राइट सर, गॉट योर पॉइंट। सर ये मुझे बताइएगा, करीम ख्वाजा साहब, जनाब मन सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं, नस्ला टावर को रेगुलराइज़ करने के लिए भी जा रहे हैं, और वही कन्फ्यूजन मैं थोड़ा सा मज़ीद उसकी वजाहत आपसे चाहूँगा। दूसरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की बात भी आप फरमाते हैं। सर ये एट द सेम टाइम बैक वक्त ये दोनों चीज़ें कैसे हो पाएंगी, कैसे कर पाएंगे आप? देखें, स्टेटमेंट ज़रूर उन्होंने दिया है वज़ीर आला साहब ने कि बनी गाला को रेगुलाइज किया गया और इसको नहीं किया गया, सही है। पर अब इस पीपल्स पार्टी का बुनियादी तौर पर जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें करना पड़ता है, नहीं करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स होंगी ना। तो हम उन्होंने इसका मतलब है होगा नहीं। देखें, उन्होंने स्टेटमेंट इस तरह दिया, मैंने खुद सुना है नूरुल आफरी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के हर चीज़ पर हम अमल दरामद करेंगे। उसके बाद उन्होंने ये बातें कही है। पहली बात उनकी यही आई कि हम जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल मानेंगे। तो सर वो तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही गिराओ, तो आज स्टेटमेंट तो ये करूं तो वो कह रही नस्ला टावर गिराओ, फारिग नहीं, करो। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब बनी गाला को रेगुलाइज किया, ये बात लॉजिकल है वज़ीर आला साहब की, ये बात तो मैं सर तस्लीम करता हूं। अब उसके बाद क्या हम खुदा ना खास्ता कोई कंटेम्प्ट वाली बात करें? क्या वो नहीं करेंगे? नेचुरली वही चीज़ करनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कंटेम्प्ट की तो बात हम नहीं कर सकते ना। पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो ने फांसी चढ़ गया, हमने कंटेम्प्ट की बात तो नहीं की ना। तो अब ये तो उसका जवाब तो मैं यही दूंगा कि उन्होंने खुद ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट, आप निकाल कर देख लें कि उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस पर अमल दरामद। सर वैसे मुराद अली शाह साहब ने कोई बहुत ज़्यादा गलत बात तो नहीं कर दी, ये तो बात रोज़े रोशन की तरह आया है। अगर बनी गाला को रेगुलराइज किया जा सकता है तो नस्ला टावर के मकीनों ने क्या किया है? सर बात तो लॉजिकल है। देखिए, पहली चीज़ मैं दोनों मसाइल को एक साथ मिलाने की कोई तुकी नहीं है, इससे कि अगर आप इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे, पूरा प्रोग्राम करने को तैयार हूँ कि ये एक दफ़ा सेटल हो जाए कि बनी गाला में क्या चीज़ रेगुलाइज हुई है। ज़रा ये तो बताएं ना ये लोग कि क्या काम ऐसा हुआ था जिसको रेगुलाइज किया गया। ये इन हजरात को क्या है कि डिफ़ाइन कर दे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया बुनियादी तौर पर, वो कराची शहर में जो नाजायज़ बिल्डिंगें बनती आ रही हैं, जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के पैसे लिए जाते हैं, जिसके बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध होती है, नक्शे पास करने के पैसे लिए जाते हैं, जाली नक्शे पास किए जाते हैं, नक्शे के ख़िलाफ़ बिल्डिंगें बनती हैं, और उससे ये लोग जो हैं, आपको पता है किस किस के महल्लात कहाँ कहाँ बने, और मैं उनका जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं। और ये सारी चीज़ें देखते हुए, और बिल्डिंग ट्रेड से कितना गहरा ताल्लुक़ है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का, और मलिक रियाज साहब से कितना गहरा ताल्लुक़ है, वो भी सबको पता है। और उनके ऊपर क्यों पेनल्टी इतनी लगी है वो भी सब लोग समझें कि क्या मसाइल थे, वो जजमेंट पढ़ लीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मकी हैं,
जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है इंडिविजुअल्स का, नॉट द बिल्डर। बिल्डर अगर कोई गलत काम करे उसे सजा दो, और ऐसी सजा दो कि मिसाल बन जाए। लेकिन मेरे उन लोगों को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, गरीब हो, अगर उनकी प्रॉपर्टी पे कोई सब्जेक्ट आता है तो उनको या तो उतना कंपनसेशन दो जो ऑल्टरनेट उसी लेवल की वो प्रॉपर्टी ले सके। लेकिन ये बताइए, एक आम शहरी एनओसी को देखता है तो उसके बाद उसको और क्या करना चाहिए? किस इदारे की एनओसी हो? सुप्रीम कोर्ट एनओसी इशू करेगा या बिल्डिंग ट्रेड बंद कर दिया जाए? एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि इस बिल्डिंग में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आज आप फ्लैट लेने जाएंगे तो आप एनओसी ही तो देखेंगे, और जब एनओसी इशू कर दी गई, कितने कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग्स को अभी तक सजा दी गई है? क्या वो नहीं है कि किसके आदिल सिद्दीकी हैं और मंजूर काका हैं? कितने केसेस आए? सिंध गवर्नमेंट ने किसको करप्शन पे पकड़ा है? सबको कनाडा भेज देते हैं गुजार के किसी ना किसी तरीके से। ये कोई आज का वाक़या, आज भी ज्यादती हो रही है शहर कराची के साथ। बहरहाल शहर कराची की ज्यादतियों पर तो मेरा ख्याल है कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में कमा कोई हक तो अदा नहीं कर पाएंगे हम। बहरहाल